बैम्बू अम्यूजमेंट पार्क। गदवाल नाम के गांव में भीमराव नाम का एक आदमी बांस का व्यापार करता था। एक दिन भीमराव के पास उस गांव का प्रेसिडेंट और विक्की नाम का एक बिजनेसमैन कार में आए। तब भीमराव से प्रेसिडेंट, देखो भीमराव, ये विक्की नाम का बड़ा बिजनेसमैन है, हमारे गांव में बैम्बू अम्यूजमेंट पार्क बनाने के लिए बड़ा परमिशन लिया है। तुम बहुत अच्छा काम वाले हैं कहकर मैंने कहा तुम्हारे लोगों को 4-5 महीना फुल काम मिलेगा। बहुत अच्छा है सर, जरूर बनाएंगे। ऐसे ही हमारा टैलेंट दुनिया को दिखाने का मौका मिलना बहुत खुशी की बात है। वेरी गुड भीमा, अच्छा डिसीजन है। मेरा यहाँ ज्यादा आना संभव नहीं होगा, लेकिन तुमको जो भी चाहिए वो सब मेरे मैनेजर वरुण और तुम्हारा प्रेसिडेंट सब देख लेंगे, कहकर वहां से चला गया। उसके कुछ दिनों के बाद वरुण और प्रेसिडेंट दोनों आके भीमराव को पैसे देकर काम शुरू करवाए। वैसे ही 5 महीने के बाद भीमराव और उसका आदमी ने मिलकर बहुत सुंदर बैम्बू अम्यूजमेंट पार्क तैयार किया। उसको देखने के लिए बहुत लोग भी आने लगे। ऐसे 1 महीने के बाद प्रेसिडेंट और वरुण के पास भीमराव आया। सर, पार्क तो तैयार हो गया है ना, हमारा बैलेंस पैसा भी दे दीजिए सर। क्या रे भीमराव, बड़े लोगों से ऐसे ही बात करते हैं क्या? आप ही डायरेक्ट हो जाओगे तो कैसे चलेगा? देखो, अगर कोई बात है तो मुझसे बोलना चाहिए, मैं उनको पूछूंगा। हाँ, बहुत अच्छे से पूछोगे। काम पूरा खत्म होके 1 महीना हो गया। जितने में बात किया था उसमें से आधा ही आया। वो बड़े सर यहाँ नहीं आते हैं और छोटे सर से आप बात करने नहीं देते हो। इनको आपके ऊपर भरोसे के कारण घर को बिक्री रख के काम वालों को पैसा दिया। देखो बहन जी, आप क्या बोल रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमने जितने में बात किया था सब आपका पति को दे दिया है। उतना ही नहीं, पैसे मिला है कहकर एग्रीमेंट में भी दस्तखत भी किया है। इसलिए अगर आप लोग यहाँ पर नहीं आओगे तो अच्छा होगा, नहीं तो पुलिस को बुलाना पड़ेगा। तब रोहिणी रोते हुए, हे भगवान, इतना बड़ा धोखा। ओ जी, हमारे पूरे पैसे इन दोनों चोरों ने मिलके खा लिया है जी। अब हमें घर छोड़कर कोई पेड़ के नीचे बैठना पड़ेगा और बच्चों का क्या हाल होगा? क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है जी, कहकर रोने लगी। तो भीमराव उसको घर लेकर चला गया। उस रात भीम ने उसका दोस्त नारंग को जो भी हुआ सब बताया। वो सुनकर नारंग भीम के साथ मिलकर शहर चले गए। शहर जाकर विक्की को मिलके जो भी हुआ उनको सब बताए। क्या आपका बात हुआ था 40 लाख का, लेकिन आपको सिर्फ 20 लाख ही मिला बोल रहे हो। लेकिन आपको ये बात मालूम नहीं है कि मैंने उसके लिए सैंक्शन किया हुआ अमाउंट था 70 लाख। इसलिए हम दोनों को धोखा हो गया है। फर्क इतना है कि आप पढ़े लिखे नहीं हो इसलिए धोखा खा लिया, और मैं पढ़ लिख कर होने के बावजूद भी भरोसा करके धोखा खा लिया। सर, तो फिर अब हम क्या करेंगे? और क्या, हम भी बदला लेंगे। धोखेबाज को धोखा देना ही न्याय है। अभी अगर मैं आपके तरफ से भी उनको पूछूंगा तो भी भीमराव ने 70 लाख लिया है सर, ये देखिए दस्तखत, बोलेंगे। आजकल के जमाने में कागजात का जितना मूल्य है इतना इंसानों को नहीं है। 2 दिन रुक जाओ, उस धोखेबाज के पास जाके मैं जो कहता हूँ वैसे कीजिए। उनके पास जो भी पैसे है आपको सब दे देंगे, कहकर उनको कुछ समझाकर भेज दिया। 2 दिन के बाद भीमराव और नारंग बैम्बू पार्क में गए। अरे ओ प्रेसिडेंट, दरिंदर कहीं का, भगवान सच में है रे। तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया, लेकिन बैम्बू पार्क को धोखा नहीं दे सकते हो। इस बैम्बू पार्क को हमारे देश ने पहचान लिया है। उतना ही नहीं, उसके ऊपर 1 करोड़ का प्राइज मनी भी दे रहे हैं। वो सुनकर प्रेसिडेंट से वरुण, ये क्या है, इनको इतना जल्दी से न्यूज कैसे पता चल गया? मगर इनको सिर्फ आधा ही मालूम है, प्राइज मनी तो 2 करोड़ है, 1 करोड़ नहीं। इनको इसमें भी धोखा दिया तो और 1 करोड़ हम रख सकते हैं।
देखो भीम, हम लोग ही आपके पास आने के लिए सोच रहे हैं, मगर तुम ही आ गए। शहर से विक्की सर ने कॉल किया था और उन्होंने कहा कि वो प्राइज मनी हम ही देंगे, लेकिन ये जो अम्यूजमेंट पार्क बनाया है उसमें उसका कंपनी का नाम होना चाहिए, ये कह रहे थे। प्लीज कृपया करके हमारे गलती को माफ करके वो 1 करोड़ तुम ले लो। अरे ओह, आप लोग तो 2 नंबर के धोखेबाज हो। मैं नहीं, जिस कंपनी ने मुझे खाना खिलाया है उसको मैं धोखा नहीं दे सकता हूँ। वो 1 करोड़ कल मेरे घर आके दे देना, जहाँ चाहिए वहाँ दस्तखत करूंगा, कहकर चला गया। उसके अगले दिन प्रेसिडेंट और वरुण दोनों मिलके 1 करोड़ लाकर भीमराव को देकर चले गए। दो दिन के बाद प्रेसिडेंट के पास वरुण भागते हुए आया। उसको देखकर प्रेसिडेंट, भैया गुड न्यूज है, वो भीम गांव छोड़कर चला गया है, आपसे हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे ओ तेरा सर, वो प्राइज मनी हमको नहीं आया है कह रहे हैं, दूसरे स्टेट में किसी और को मिला है। अभी विक्की सर कॉल करके कहा हम लोग फुल बुक हो गए हैं, पूरा 50 लाख नहीं अब 1 करोड़ का चूना लग गया है। पूछने के लिए वो भीमराव भी इधर नहीं है, वो जंप हो गया है। अगले दिन भीम विक्की को 50 लाख देकर थैंक्स कहा। मैजिकल बकरी चोर। हिमालय के पर्वत में एक संगीत का पाठशाला रहता था। उसमें बहुत लोग संगीत की साधना करते थे। सा रे गा ऐसे गाने का प्रैक्टिस होने के बाद शिष्य लोग प्रैक्टिस करते रहते थे। एक दिन गुरुजी नंदन नाम के शिष्य से, बेटा आज से तुम्हारा शिक्षा खत्म हो गया, ये लो, ये एक मायावी फ्लूट है, ले लो, इसे बजाने पर कोई भी मोहित होकर तुम्हारे पीछे आएंगे, लेकिन इसको अपना स्वार्थ के लिए इस्तेमाल मत करना बेटा, ओम शांति। कहकर उसको वो फ्लूट दे दिया। तब नंदन एक गांव में आया। उधर एक स्कूल का हेडमास्टर को मिलकर उसके बारे में बताया और नौकरी पूछा। क्या बेटा, महीने के 20,000 चाहिए तुमको? क्या ये म्यूजिक टीचर का काम सोच रहे हो या तो कलेक्टर का काम सोच रहे हो? 2,000 से ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा, जाओ जाओ। फिर वो एक अमीर आदमी के घर गया। तुम हिमालय में सीखे आए हो तो उसमें क्या बड़ी बात है, हमारे बच्चों को बॉलीवुड गाने चाहिए, अगर वो सिखाओगे तो महीने में 1,500 दूंगा। ओके है तो कल से आके शुरू करो गाना, ठीक है? इतना साल मेहनत करके गाना सीखने के बाद महीने में सिर्फ 2,000 रुपए देंगे? छी छी, ये तो बहुत अन्याय है। इस बेवकूफ लोगों को अच्छा सबक सिखाना होगा, मुझे बहुत पैसे कमाना होगा, सोचा। उसके बाद वो एक ढाबा में आके ओनर से मिला। साहब, मैं बकरी का व्यापार करता हूँ, आप लोग कहाँ से खरीदते हो और कितने में खरीदते हो? क्या हुआ, कौन हो तुम? इस एरिया में तो कभी नहीं देखा तुमको। मैं तो एक बकरी को 5,000 से लेके 4,000 के बीच में खरीदता हूँ, वो भी पड़ोसी गांव के बाजार में। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? इस बार आपको उधर जाने की जरूरत नहीं है। मैं एक बकरी को 2,000 में बेचूंगा, वो भी आपके ढाबा को लेकर आऊंगा। आपको मंजूर है ना? क्या 2,000 को बेचोगे? बेटा, चोरी वोरी करके तो नहीं आओगे ना? छी छी, क्यों ऐसा बोल रहे हो जी? मैं ऐसा करने वाला आदमी नहीं हूँ। कल ही बकरी के साथ आपके पास आता हूँ, कहकर चला गया। अगले दिन एक बकरियों का झुंड को एक खेत के पास देखा। वो बकरी चराने वाला पेड़ के नीचे सो रहा था। तब नंदन अपने फ्लूट को निकालकर बजाने लगा। मे 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 ऐसे फ्लूट को बजाते हुए जा रहा था। तो वो बकरियां मैं करके उसके पीछे पीछे आने लगे। जब वो चरवाने वाला उठकर देखा, उसका बकरी दिखाई नहीं दे रहे थे और वो चौंक गया। फिर ढाबा के पास आकर, नंदन ये लीजिए ताजा ताजा बकरियां, अच्छे हट्टे कट्टे हैं, फिर कब चाहिए, कितने चाहिए बता देना। अरे वाह, कितने अच्छा से पाला हुआ है, ये लो पैसे, फिर परसों को 10 लेके आना, कहकर पैसे दिया। उसके बाद से वो एरिया में ढाबा ओनर्स के समझौता करना, फ्लूट बजाकर बकरियों को लाना, उन्हें सौंप कर पैसे लेना शुरू किया। तब बकरियां चराने वाले कंप्लेंट करना शुरू किए। स्टेशन में कंप्लेंट ज्यादा होने के कारण पुलिस को भी क्या करना समझ में नहीं आ रहा था।
और सर पकड़कर बैठ गए। एक बार चोपड़ा नाम का आदमी सो रहा था, उसके बकरियां खा रहे थे। तभी उसको एक आवाज मे 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 कहकर फ्लूट बजाते हुए सुनाई दिया। तभी वो उठकर देखा तो उसके बकरियां नंदन के पीछे जाते हुए दिखाई दिए और वो बकरियों को बेचकर पैसे लेते हुए भी दिखाई दिया। एक दिन एक ढाबा का मालिक उसे पैसे देते हुए, बेटा हमारे सब कस्टमर लोग हिरन का मांस, खरगोश का मांस चाहिए कहकर पूछ रहे हैं, उसको ला सकते हो क्या? कितना दाम होने से भी चलेगा बेटा। फिर नंदन एक जंगल में जाके हा मेरा फ्लूट बजाया तो हिरन का मांस, खरगोश का मांस कुछ भी नहीं, हम जो चाहिए वो हमारा पीछा करने लगेगा, वही मेरा मानता है कहकर फ्लूट लेकर बजाते हुए जा रहा था। तभी जंगल से जंगली जानवर आना शुरू हो गए और उसके पीछे आने लगे। वो उसके देखे बिना चलते ही जा रहा था। थोड़ा दूर जाने के बाद वो मुड़ के पीछे देखा तो वो चौंक गया। फिर वो जोर से चिल्लाने लगा और वो भाग गया। फिर वो भागते भागते जा रहा था। तो पुलिस और गांव के लोग उसके पास आए। वहां गुरुजी भी थे। क्यों रे कमीने, गांव से बकरियों को चुराकर ढाबे वालों को बेचते हो? परसों चोपड़ा जी ने देख लिया, इसलिए तुम्हारे बारे में मालूम चला और वो ढाबा वालों को खींच के चार मारा तो तुम्हारे बारे में बता दिए और ये गुरुजी भी लाइन पे आ गए। क्या रे दरिंदर कहेंगे, कोई भी कला को आत्म तृप्ति के लिए सीखना होगा। हमारे कला से लोगों को आनंद देना चाहिए। तुम कला से पैसे कमा नहीं सके तो चोरी करना शुरू किए। तुम जैसे दरिंदर को माया फ्लूट देना ही मेरी गलती है। तुमको सबक सिखाने के लिए तुम्हें मालूम किए बिना तुम्हारा फ्लूट को बदल दिया था, इसलिए जंगली जानवर तुम्हारे पीछे पड़ रहे हैं। फिर सब लोग मिलके उसका बहुत पिटाई किए। मुझे माफ कर दीजिए, संगीत सीखकर करोड़पति बनना चाहता था, मगर मेरी गलती अब पता चल गई, मेरी गलती माफ कीजिए कहकर मुझ पर विश्वास कीजिए कहकर नमस्कार किया। तब से नंदन संगीत सिखाते हुए आराम से जीने लगा।